सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, आई कम हियर इन टू कैपेसिटीज़, इन एक्चुअली इन थ्री कैपेसिटीज़. One, as a member of the legal profession, and therefore a colleague of the member candidate who is fighting the election. Two, in my capacity as a member of parliament. And three, as a citizen of this country. That's how I come here. Chandigarh, of course, is my hometown. I studied here at St. John's. I first studied in Senior Model School, Chandigarh, Sector 16, then came to St. John's. And I have very fond memories. My father was a lawyer, senior advocate in Chandigarh. So I am very, very deeply involved in whatever happens in Chandigarh. So I want the right man to be elected. I want a man who understands how Parliament runs, a man who has a vision, a man who writes on several subjects, multifarious subjects, who understands the politics of the day and deeply committed to the cause of people in the country. And therefore, I come here for him. I was also a congressman for several years, so the blood of a congressman runs through me even now. So now कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ. सबसे पहले तो मैंने आज अभी टीवी में बैठा था. वैसे अक्सर टीवी देखता नहीं हूँ, पर होटल में चले गए तो देखना पड़ता है. तो मेन स्ट्रीम टीवी में देख रहा था, तो वहाँ मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने जा रहे थे. मतलब कि ध्यान करने जा रहे थे. अब जिस शख्स को विवेक का मतलब नहीं पता, जिस शख्स को मालूम नहीं कि विवेक का मतलब क्या है, वो क्या ध्यान करेगा. मतलब कि एक फोटो आपको याद है तो केदारनाथ भी ऐसे ही गए थे, केदारनाथ भी ऐसे ही ध्यान कर रहे थे. तो अगर वो प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छी बात है. अगर वो प्रेरणा लेने जा रहे हैं विवेकानंद की राइटिंग्स की, उनकी स्पीचेस की, तो अच्छी बात है. ये विवेक की बात है कि वो कहते हैं कि भाई जो गहने हैं, महिलाओं के जेवर हैं, वो छीने जाएंगे और उन लोगों को दिए जाएंगे जो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं. ये विवेक की बात है. विवेक की बात है आप कहते हो कि आपके घर से टूटियां भी हैं, उठा के ले जाएंगे कांग्रेस पार्टी. ये विवेक की बात है. ये विवेक की बात है कि आप कहने लगे कि आपका जो बैंक अकाउंट है उससे भी पैसे लेके छीन के किसी और को दे देंगे. ये विवेक की बात है. ये विवेक की बात है. वो कहते हैं कि भाई आप अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स की गुलामी करते हो, जिहाद वोट की पॉलिटिक्स करते हो, गुलामी करते हो, तो मुझे लेके भी गुलामी करो. ये विवेक, इसको विवेक कहते हैं. तो प्रधानमंत्री जी पहले ये तो बताइए कि आप काहे को जा रहे हो. आपने उस दिन, मैंने सुना प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस दिन मैंने हिंदू मुस्लिम की बात की उस दिन मुझे प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए. मतलब इतना बड़ा सच बोल दिया उन्होंने. मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि इतना बड़ा सच बोल देंगे. लेकिन जो भी इसका मतलब जो भी हमने देखा वो गलत देखा. मतलब कि गलती हमारी है कि हमने ऐसा देखा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा ही नहीं. मुझे याद है जब ये सत्ता में पहली बार आए और आने से पहले बड़े भाषण देते थे, ज़बरदस्त भाषण, और आप लोग आकर्षित भी होते थे. आज भी आकर्षित होते हो. आपकी वजह से नहीं, आप रिपोर्टर तो ज़्यादा आकर्षित नहीं होता, आपके जो ओनर्स हैं ना वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं. तो क्या है, उन्होंने कहा जीतने से पहले, कहते हैं कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे आप 60 महीने दे दो. याद है आपको? जस्ट गिव मी 60 months and I will give you a new Hindustan. What Hindustan he has given us after 120 months?
जब 60 महीने ख़त्म हो गए, बोले मुझे 60 महीने और चाहिए। अब कहते हैं कि मुझे 247 तक मुझे राज चाहिए, तब मैं विकसित भारत बनाकर आपको दूंगा। खैर मैं तो रहूँगा नहीं, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की लंबी उम्र हो, वो विकसित भारत एक्चुअली हम देख पाएँ, वो देख पाएँ, मैं तो नहीं देख पाऊँगा। तो ये क्या, ये किस किस्म की राजनीति है? इस देश में आपको मालूम है, शायद आपको मालूम नहीं, इस देश में 1% ऑफ द पीपल own 50% of the assets of this country, and the 60%, and the bottom 50% of the people of this country own 4.7% of the assets of this country. ये विकसित भारत है। If you talk about national income, 1% of the people have 20%, 22% of the national income, only 1%. And 50% of the people have only 13% of the national income. And what does 50% of the people mean in this country? If it's 1.4 billion people, that means 700 billion people. मतलब कि 70 करोड़ लोग, 70 करोड़ लोग, और 1% have 22% of the national income। ये भारत है। महंगाई का कोई स्तर ही नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि मैं इस शहर में आया हूँ जहाँ एजुकेशन इज नंबर 1, लिटरेसी इज नंबर 1 इन द कंट्री। मैं उस शहर में बैठा हूँ, मैं यहीं पढ़ा हूँ, यहीं पढ़ा था। इस शहर में आया हूँ जहाँ हेल्थ इज नंबर 1 इन द कंट्री। Most educated people in this country live here, and I'm sure when they go to vote on the 1st, they should remember that they are educated people and they should apply their minds and not be persuaded by the meditation of our dear Prime Minister in the Vivekanand Rock Memorial. आप अगर हिंदुस्तान की पिछले 10 साल की हिस्ट्री अगर आप लिखने लगोगे तो आपको मालूम नहीं होगा कि हम लिखें क्या। इन्होंने सारे संस्थाएं तो कैप्चर कर ली, जुडिशरी के अलावा मीडिया कैप्चर्ड, मेन स्ट्रीम मीडिया कैप्चर्ड। इलेक्शन कमीशन हैज बिकम अ रिसेप्शन कमीशन। बोले जो आप कहोगे हम करेंगे। So election commission is also captured. शेड्यूल तय करना हो इलेक्शन का, दे डिसाइड। बीजेपी के जो भी चाहते हैं वो वैसे ही शेड्यूल होता है। प्रधानमंत्री अगर ऐसी बात करें जो विच इज़ द वायलेशन ऑफ अ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, एमसीसी का उल्लंघन है, तो नोटिस ना तो उनको जाता है ना पार्टी को जाता है। कहते हैं कि पार्टी को नोटिस दिया, वो नोटिस भी नहीं है। उसमें ये लिखा है, मेरे पास वो चिट्ठी है कि आप प्लीज़ अपने लोगों को, प्रेसिडेंट को बोला नड्डा साहब को, आप अपने लोगों को एडवाइस कीजिए, स्टार कैंपेसर को, कि वो मतलब कि ऐसी भाषा बोले जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन नहीं है। तो वो तो वैसे ही है, तो नोटिस भी नहीं देती है। यही है इलेक्शन कमीशन। हर मंत्रालय में आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। मंत्रियों को कोई हक नहीं है। हम दो मेरे दो, यही है, किसी और को कोई हक नहीं। वाइस चांसलर्स अपने लोग लगा रखे हैं, जो गवर्नर लगा रखे हैं वो जो राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उनको आगे नहीं बढ़ने देते, बिलों को रोक लेते हैं। फटकार मिलती है फिर सुप्रीम कोर्ट से। तो गवर्नर भी अपने कैप्चर कर रखे हैं और कानून का दुरुपयोग करते हैं। जो पीएमएलए है, आपको भी मालूम है कि पीएमएलए का मतलब क्या है? असली पीएमएलए का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री की लाल आंख। दैट इज पीएमएलए, नॉट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब जो आंख वो चीन को नहीं दिखा पाए वो अपने नागरिकों को दिखाते हैं।
कि हमारी बात नहीं, हमारे दल में नहीं आओगे तो तुम जेल जाओगे। आपने कभी इतिहास में सुना कि जिस तरह से मतलब कि चुनी हुई सरकारों को आप तोड़ दो? अगर मैं उदाहरण लेने लगूं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, कौन कौन सी सरकारें इन्होंने नहीं कराई जो चुनी हुई? कि आप विश्व का आप लोकतांत्रिक इतिहास पढ़िए, in no country in the world have elected governments been thrown out in this fashion. You offer them, first you say कि 70,000 करोड़ का घपला हुआ है, उसको हम तुरंत ही जेल भेजने वाले हैं, फिर उसको आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, वो आपके धन में आ जाता है। और फिर आप जो 10th शेड्यूल है उसको लागू नहीं होने देते, क्योंकि स्पीकर भी कब्जे पे हैं, पेपर भी इनके अपने हैं, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते, कोई बोले तो माइक बंद कर देते हैं, 146 लोग सस्पेंड कर देते हैं। फिनेंस बिल में जो केवल मनी बिल पास होना होता है, उसमें और बिल लगा के फाइनेंस बिल के द्वारा पास कर देते हैं, और पीएमएलए में अमेंडमेंट भी ऐसे पास हुई ताकि राज्यसभा में वोटिंग ना हो पाए। तो पार्लियामेंट में कब्जा, एग्जीक्यूटिव का कब्जा है ही है, गवर्नर का कब्जा, इलेक्शन कमीशन का कब्जा, वाइस चांसलर्स का कब्जा। तो लोकतंत्र में रहा क्या है? क्या ऐसा भारत चल? ये विकसित भारत की बात हो रही है? आज मैं एक नागरिक होते हुए ये बात आपको कह रहा हूं। भूल जाओ पॉलिटिक्स, भूल जाओ, आप पॉलिटिक्स भूल जाओ। आप बताओ कि आपकी जिंदगी में क्या बेहतरी आई है? जहां तक एजुकेशन का सवाल है, वहां पैसा कम देते हैं। बाकी देशों में आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, the expenditure on education is something between 9 to 12% of GDP. It is less than 4% here. It is 3.2%. स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है स्वास्थ्य की। और एक आम आदमी को और एक परिवार को क्या चाहिए? They want health care and they want education. अच्छा, और दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना रही है, वो तो अपनाएगी कि उनके पास तो संख्या लोगों की है नहीं, तो नेचुरली they don't have people to do their job, so they are moving towards artificial intelligence. कि जो जॉब आदमी नहीं कर सकता, उनके पास है ही नहीं, तो वो मशीन करेगी। हमारे पास तो आदमी ही आदमी है, महिलाएं हैं, हमारी वर्कफोर्स इतनी है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के दिन में आपको भी क्या हो रहा है कि आप चले जाओ बेंगलोर में चले जाओ, हैदराबाद में चले जाओ, वहाँ लोग हायर नहीं कर रहे कंपनीज, क्योंकि सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहा है, क्योंकि उनको कम्पीट करना है विश्व में। तो वहाँ पीपल आर नॉट गेटिंग जॉब्स। In fact, people are getting unemployed, even in a sector which is a very robust sector, which is 59% of the GDP of this country. The service sector is 59% of the GDP of this country. And the service sector is the one that absorbs all the educated people in this country. Right? And the agricultural sector only contributes about 16 to 18%, and the balance is by manufacturing. और मैन्युफैक्चर ये क्या करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। आपका जो मोबाइल फ़ोन है, यहाँ मैन्युफैक्चर तो नहीं होता, यहाँ वो होता है, इसके पार्ट्स इकट्ठे किए जाते हैं, फिर एक्सपोर्ट। फिर बात करें, हमने देखो इतने मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट कर लिए, पर मैन्युफैक्चर तो होते ही ना। यहाँ तो मैन्युफैक्चर चाइनीज़ कंपनी या बाकी लोग कंपनी करते हैं। आपको मालूम है कि आपके टेलीकॉम सेक्टर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होती हो। कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होता हो। टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहा हूँ, विच इज डूइंग वेरी वेल बिकॉज इट्स अ सर्विस। Samsung, it is Samsung, not our manufacturing. Tata are making manufacturing. No, you're mistaken. Tata iPhone के components. Components. They don't manufacture the phone, which I am saying to you. One second, hold on. Are you a BJP man? No, I'm
There's a wait till I finish my conference. Ask me any question. You are not supposed to ask me any question while I'm saying all this. Okay? So let's be clear upon it. What is this gate manufacturing story? I want to know. Which are the big things that they are manufacturing in India? Your power equipment is coming from China. All your Vivos and others are all Chinese players. What are you talking about? Your entire power sector, all the machines, everything is coming from China. So let's be clear. That's why there is unemployment between the ages of 25 to 30. The unemployment rate is 46%. And between 20 and 30, it is 29%. And if there was manufacturing taking place, wouldn't there be jobs in this country? What are we talking about? What we manufacture are textiles. And we export that. Clothing, we export that. These are the kinds of things we manufacture. We manufacture some low-end equipment also. True. But our exports have not gone up. In fact, pursuant to COVID, they are going down. Your maximum number of people live in the rural areas. They contribute 16% of the GDP. मतलब अगर 60% लोग इस देश की संख्या के देहातों में रहते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन तो केवल 16-17% है। इसका मतलब उत्पादन नहीं है। और वही लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज एग्रीकल्चर में, खेतों में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और पंजाब की भी यही प्रॉब्लम रही है कि कोई अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है ही नहीं इकोनॉमी की। तो आपने पिछले 10 साल में क्या किया? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, सरकार से। और अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज ये जो भाषण दिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 10 साल में क्या किया, कोई ऐसा भाषण दिया जो मीडिया चला रही हो? ये जो भाषण हो रहे हैं मुजरे के, ये 10 साल की उपलब्धियों के हैं। कि प्रधानमंत्री होता, उसने 10 साल में खास काम किए होते तो वो बताते कि भाई पिछले 10 साल में ये किया मैंने, ये बदलाव लाया हूं। यूएपीए में बच्चों को बंद कर दो, यूएपीए में जो लोग आपके खिलाफ लिखते हैं उनको बंद कर दो, बच्चों के खिलाफ सेडिशन केस लगा दो, कोई आपके खिलाफ बोले तो लिंचिंग कर दो। ये विकसित भारत है। तो एक नागरिक की हैसियत से मैं आज आपके सामने आया हूं और सोच समझ के इस जनता को यह तय करना चाहिए कि किस किस्म का हिंदुस्तान होना चाहिए। यह बहुत बड़ी चुनौती आज हमारे सामने है। अगर पिछले 7 साल में उन्होंने ये काम किए हैं तो आप सोच सकते हो कि आगे क्या हो सकता है। ये सिब्बल साहब, आपने अलग अलग सेक्टर की बात की, लेकिन जुडिशरी की क्या पोजीशन है? मोदी रिजिम में जुडिशरी की क्या स्थिति है? की स्थिति जैसा है वैसी है। वो ही एक संस्था है जो आज तक काबू नहीं हुई। अच्छा, पूछिए आप। थैंक यू वेरी मच। आप चंडीगढ़ में हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे हैं, एक दूसरे को टारगेट। अच्छी बात है। पर चंडीगढ़ में आज रोड शो है, अरविंद केजरीवाल जी मनीष तिवारी जी के साथ हैं। अच्छी बात है। ये कंट्राडिक्टरी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ हम साथ हैं साथ है, जहाँ नहीं है नहीं है। आम आदमी पार्टी तो हमेशा कहती आई है कि गांव में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, फिर उनके साथ कैसे? आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस पार्टी सब भ्रष्टाचारी है, और कांग्रेस क्या कहती रही है? तो पॉलिटिक्स होता है ना। अभी हमारे सामने चुनौती क्या है कि भाजपा को हराना है, ये चुनौती है। और जो भारत जिसका मैंने दृश्य आपको आज बताया, उस भारत को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। सर, दल बदलने से लगता है लोगों में असमंजस
नहीं, कौन सा दल? पूछो इनसे कि महाराष्ट्र में किसने दल बदला? मोदी जी ने किसको गले लगाया, जिसको कहते थे कि 70,000 का भ्रष्टाचार उसने किया। जिन के खिलाफ ये आरोप लगाते हैं उन्हीं को गले लगा लेते हैं। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, जरा मोदी जी से पूछना ना किसी दिन, उसकी तो हिम्मत नहीं रहती किसी को। वो तो कहते हैं कि साहब आप आम कैसे खाते हो, कैसे अल्फांसो आप कैसे काट के खाते हो या चूस के खाते हो, ये तो आप सवाल पूछते हैं मीडिया के लोग। चलिए, नहीं आपने नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो मैं जनरली की बात कर रहा हूँ। For the Supreme Court to decide, I have always been saying that this is a political vendetta. I'll give you a small example, and वो बड़ा साधारण सी बात है। आप I hope I can persuade you. एक हमारा दोस्त हार्दिक पटेल था, आपको याद होगा, ठीक है ना? हार्दिक पटेल को 3 साल की सज़ा हुई थी, तो साथ साथ में उनको ये भी आदेश हुआ था कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा सकते। हाई कोर्ट से फैसला हुआ, मैं उनका वकील था, हम यहाँ आए सुप्रीम कोर्ट में, तो ज़्यादा मैं ना कहते हुए कुछ, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया स्टे ऑफ कन्विक्शन। वो चुनाव भी लड़े, जीते भी, भाजपा में शामिल भी हो गए। तो एक शख्स जिसकी कन्विक्शन हुई हो वो सांसद भी बन सकता है, एमएलए भी बन सकता है, ठीक है ना? फिर आ जाओ, ये तो एक उदाहरण हो गया, ऐसे कई उदाहरण हैं। दूसरा, आपके रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई ना, चार्जशीटेड, वो प्रचार भी कर रहे हैं ना प्रचार अपने बेटे के लिए उत्तर प्रदेश में। तो एक कन्विक्टेड पर्सन सांसद हो सकता है, एक शख्स जिसके खिलाफ चार्जशीट है वो भी सांसद हो सकता है, प्रचार भी कर सकता है, और एक शख्स जिसके खिलाफ एलिगेशन है वो प्रचार नहीं कर सकता। केजरीवाल के खिलाफ तो केवल एलिगेशन है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा कानून हुआ? ये सरासर मैं समझता हूँ कि इतना अन्याय है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, झूठे आरोपों के साथ। अब जैसे ही कोर्ट की डेट आती है, ये कहती हैं कि अभी हवाला में कोई व्हाट्सएप मिला, एक दिन पहले वो लीक कर देते हैं। ये भारत हमें नहीं चाहिए, ऐसा भारत हमें नहीं चाहिए। I hope you have now appreciated the answer that I have given you. The court should also think about this. So then what about, sir, the acquittal of Ram Rahim by Punjab and Well, Haryana? I don't follow the Ram Rahim story. I just have Ram in my heart. प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उसको कमजोर किया है कांग्रेस ने। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं एबीसी रिजर्वेशन गुजरात में किसकी हुई है? मुस्लिम्स की हुई है ना? मुझे जरा पूछ लेना किसी दिन। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है सीए या हमें धारा 370 है कि वो जिन्हें भी चीज़ें हो रही हैं वो भगवान करा रहे हैं। हाँ नहीं भाई, वो खुद ही भगवान ने, भगवान की करा रहे। उन्होंने कहा कि भाई जद मेरी माता जी, मैं सोचा सी जद वो जिंदा सीगा मैं उन्होंने बेटा सी, तो उन्होंने देहांत के बाद ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਜਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਜਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, वोट बैंक पॉलिटिक्स का मुजरा। ये देखिए, जब बंदा सोचे ना कि मैं सब तो वड्डा, हाँ मैं खुद भगवान हाँ, तो फिर इस किस्म दी गल्लां होंदियां। जिस बंदे को विवेक नहीं, वो विवेकानंद कितने क्यों जा रहे हैं रॉक मेमोरियल पे? साहब, मेरा एक प्रश्न है आपसे। जैसे फ्रांस का उन्होंने कहा था आई एम द स्टेट, कहीं हमारा भारत भी उसी तरह से तो नहीं बढ़ रहा है कि आई एम द स्टेट? बट ही इज ऑलरेडी द स्टेट। वो बढ़ क्या रहा है? वो है, वो तो वास्तविकता है।
जो बनाए करते हैं हम, जो बनाए कर देते हैं। किसी को अंदर करना नहीं करना, मन मर्जी PMLA लगा देना, ये करना, सब डरे हुए हैं ना। क्वेश्चन इज कि भाई इंडस्ट्री बेचारी क्या करे? इंडस्ट्री मीडिया को कौन ओनरशिप मीडिया इंडस्ट्री की है। इंडस्ट्री के अपने हर रोज़ों के रोज़ काम होते हैं, एडवर्टाइजमेंट सरकार से मिलती है, इलेक्ट्रल बॉन्ड द्वारा ये सब तब दे हैव बिकम द रिचेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड। तो करे क्या कोई? ये सिबल साहब, ये 5 नंबर की इकोनॉमी इंडिया की हो गई है, इसके बारे में आपकी? तो मैं आपसे वो उदाहरण देता हूँ आपको। ये जो 5, 3, 2, इसका मैं ज़रा आपको थोड़ी सरल तरीके से समझा देता हूँ कि आपके परिवार के अगर 2 बच्चे हैं और आप मियाँ बीवी हो और 2 बच्चे कमाते हैं, तो आमदनी होगी ना। तो आपका जो टोटल कैपिटल है वो सबको पता होगा। आपके बच्चे अगर 6 बच्चे और पैदा कर दें, उनकी अपनी बीवियां हो जाए, उनकी भी नौकरियां लग जाएगी, तो बढ़ जाएगी। तो जिस देश में संख्या बढ़ती जाएगी वो इकोनॉमी बढ़ती जाएगी। इसमें कोई इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, ये तो सिंपल अरिथमेटिक की बात है। जहाँ आमदनी बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। आपके मतलब के 140 मिलियन पीपल नहीं होते, 140 करोड़ नहीं होते, तो आपकी इकोनॉमी नहीं होती, इतनी बढ़ती नहीं। जैसे यूके की इकोनॉमी है, जहाँ संख्या कम होगी वहाँ तो इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी ना। हाँ, अरे भाई कोई काम तो करेगा ना। कोई 50 रुपया पकौड़े बनाता है, बेचता है, वो तो पैसे तो आएंगे ना भाई। करेक्ट, यू आर राइट। इन अदर वर्ड्स, इफ समबडी इज नॉट एम्प्लॉयड, he will do something or the other. He may go to Manrega and earn. That will also add to the economy. So I didn't say they are unemployed. Many of them don't get jobs, but those who get jobs still, when the numbers are there, the economy will certainly grow. But it has nothing to do with the growth of at the moment. If the economy is growing, do you know how much the government of India is borrowing? आपको याद होगा कि 2 दिन पहले Reserve Bank of India gave them 2.1 lakh crore. What does that mean? They don't have the money for all these schemes. Why are they doing this? If the economy is growing, why food security? Why is there food security if the economy is growing? Then everybody is self-sufficient. Why all these subsidies where economy is growing? Let's be clear. Let's not be carried away by any agendas. We are here as citizens of the country. We must work for my country, all of us. I don't care which party you vote for. That's not the issue. Issue is vote for a party who thinks about India, not thinks about himself and his party. There's no space for anything in this country anymore. Sir, this government has laid a lot of emphasis on making India and self-reliance. So you think it has not worked for the last 10 years? नहीं, देखिए ऐसा है कि the other thing I want to say is, मैं अगर कहूँ कि कुछ भी नहीं हुआ, ये भी गलत है। एक गवर्नमेंट इज a continuum. अगर मेरी मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी तो वो आज भी काम कर रही है, तो ऐसा तो नहीं कि कोई काम नहीं होता। लेकिन जिस वादों के साथ आप सत्ता में आए थे वो विफल हो गए, और आज उनकी आप बात नहीं करते क्योंकि आपको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप इसलिए वोट बैंक पॉलिटिक्स, जिहाद वोट, इन चीज़ों की बात करते हो। तो ये बात है। काफी लेट आए हो दसन ਲਈ हाँ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਸਨ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। अरे गल सुनो, ਪਹਿਲੇ आ ਜਾਂਦੇ बंदे ना साढ़े झाटी तय कर लेते हैं कि वोट करना है। सिविल साहब, आपने इनइक्वालिटी की बात की कि इनइक्वालिटी बड़ी है इस regime में। हाँ, किसी जो असमानता इनइक्वालिटी जो है, हाँ वो तो बड़ी है। हाँ, तो policies of liberalization and privatization are considered behind this, responsible for this. now I tell you that this is globally true. What you are saying is globally true. In other words, what has happened is when you liberalize the economy, the rich became richer. That's true in America. That's true here also. The Congress started the liberal process. You are right. You are right. So the trickle down. That's why it is our policy. The Manrega was our policy, where we realized that it's not trickling down. He first criticized Manrega in Parliament. You remember what he said about Manrega? देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी।
यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।